आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज मैं शाह बाजार परिसर में हूं, जहां पर एमआईएम के प्रवक्ता, जाने माने प्रवक्ता और बेबाक प्रवक्ता आरिफ हुसैन साहब का कार्यालय है। आज हमारे आने का मकसद ये है कि कल गुस्ताखे रसूल और रामगिरी महाराज के विरुद्ध एक बहुत बड़ा एक जो है तो मार्च निकलने वाला है, उसके ऊपर कुछ बात होने वाली है और कुछ राजनीतिक पहलू पे बात होने वाली है। चल शुरुआत करते हैं। सर, सबसे पहले ये बोलिए कि जो कल का आपको जो मार्च निकलने वाला है एमआईएम पार्टी की तरफ से, इसके ऊपर बहुत से लोग दो बात कर रहे हैं कि भाई जब शिंदे साहब यहाँ पर मुक्ति संग्राम के दिन आए थे उसी टाइम उनको घेर लिया जाता या उनको कुछ निवेदन दिया जाता, कुछ बातचीत हो जाती तो इतना परेशानी नहीं होती। देखिए, ये जो लोग मशवरे दे रहे हैं तो वो कौन लोग हैं, सामने आना चाहिए। अगर इनके इतने मुफीद मशवरे हैं और कौम इतनी बहरान में और परेशान में है तो कौन सी बिलों में छुप के बैठे हुए ऐसे बयान दे रहे हैं और ऐसी बात कर रहे हैं कि यहाँ आए तो ऐसा करना चाहिए था, वहाँ गए तो वैसा करना चाहिए था। देखिए, अगर आप जमहूरी मुल्क में रह रहे हैं और आप जमहूरियत ने अगर आपको ये इख्तियार दिए हैं तो उनके तकाज़ों को इस्तेमाल करना हमारा काम है। और ये बुज़दिलों की जैसी बातें करने वाले लोगों का काम है कि अपने घर के लोगों की कहानियाँ सुनाओ, ये मीठी नींद की ख्वाब गफलत की कहानी अपने घर के लोगों को सुनाओ। क्यों, तो जो मसला उठा हुआ है, जो इशू उठा हुआ है, इसके अंदर तो बातें तो बहुत करते हैं हम कि हम सारी चीज़ें कुर्बान कर देंगे सरवर कौनैन पे। और ये बुज़दिलाना और कायराना बात करने वाले लोग कौन हैं? आओ मैदान में, बातों के पीछे छुप नहीं सकते, बातों के मकड़ जाल में अपनी नामर्दानगी को छुपाओ मत, सामने आओ, साथ में आओ और आंदोलन का हिस्सा बनो। सर, मैंने कल इम्तियाज़ साहब का भी एक बातचीत कवर किया था इत्तेफाक से, तो उन्होंने कहा था कि कोई किसी पार्टी का नहीं है, कोई झंडा नहीं है और ये एक आशिक रसूल का एक काफ़िला है। सवाल ये भी आया था कि भाई फिर क्यों ना फिर इसकी नुमाइंदगी कोई आलिम दीन को कर देते और उनके ज़ेर क़यादत में पूरा काफ़िला रवाना होता। देखिए अंसारी साहब, बात दरअसल ऐसी कि ये जिस तरीके के कलमात हतक अमेज़ कलमात जिसने इस्तेमाल करा, आज कितने दिन हो गए उसको? काफ़ी दिन हो गए साहब, बराबर काफ़ी दिन हो गए जी। क्यों कोई मिली तंजीम सामने नहीं आ रही? क्यों कोई दीनी शख्सियत सामने नहीं आई? क्यों कोई सियासी शख्सियत सामने नहीं आई? आना चाहिए था ना, हमने कहाँ रोके किसी को? तो सब सुनिए मेरी बात। हाँ जी। जब आप लोग आएंगे नहीं, आप लोग पहल करेंगे नहीं और जब कोई दिलराना इक़दाम करेगा और कोई बिल्कुल पूरी हिम्मत और जुर्रत के साथ में अगर इनसे फाशिस्ट ताकतों से टकराने का मैदान अमल में आ जाएगा तो फिर इन बातों के अब कोई मायने नहीं रह जाते। हिम्मत और जिगर अगर किसी ने दिखाया तो इम्तियाज़ जलील साहब ने दिखाया। अगर कोई मिली तंजीम आती आगे, यकीनन हम उसका हिस्सा बनते थे। अगर वाकई कोई दीनी शख्सियत सामने आती, यकीनन हम उसका हिस्सा बनते थे। अगर कोई सियासी लोग बहुत आते ना, इलेक्शन के अड्डे पे कितने लोग आते, कैसी बड़ी बड़ी बातें करते, कहाँ गए थे? अब कोई नहीं आएगा। सारी चीज़ों को देखने के बाद, सबका इंतज़ार करने के बाद जब हमको लगा कि कोई सामने नहीं आ रहा, इम्तियाज़ जलील साहब ने जब कदम उठाया, और उठाया भी तो ऐसा कदम उठाया कि ये जो आंदोलन, ये जो प्रोटेस्ट और ये जो मार्च किया जा रहा है मुंबई की तरफ जो निकाला जा रहा है, ये पार्टी के बैनर के नीचे नहीं है, ये तिरंगा रैली है। ये तिरंगा रैली है, आओ तिरंगे परचम के नीचे आओ। कल को किसी को बोलने की गुंजाइश नहीं रहना कि वो एमआईएम का था बोल के हम नहीं आए, वो जाति था बोल के हम नहीं आए। कोई पार्टी का बैनर नहीं, कोई सियासी पार्टी का बैनर नहीं है। अब सबको इम्तियाज़ साहब की क़यादत के पीछे आना पड़ेगा। क्यों? तो दिलराना एकदम जुर्रतमंदाना कदम अगर किसी ने उठाया तो वाहिद इम्तियाज़ जलील साहब ने उठाया। लेकिन सवाल, जैसा आपने मुल्ली तंजीम का जिक्र किया था, हमारे औरंगाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल साहब बैठी है लोकशाही माध्यम से, फिर क्या कहेंगे? वो भी तो बैठे हैं, बैठे आपके बिल आवाज़ नहीं उठाए। देखिए, उन्होंने उनका काम कर रहे हैं। अच्छा, उन्होंने उनका काम कर रहे हैं। इम्तियाज़ जलील साहब अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने शहर के अंदर काम कर रहे हैं। इम्तियाज़ जलील साहब पूरे रियासत को जगाने का काम कर रहे हैं। देखिए, इस इशू के ऊपर, ये जो इशू हमारे सामने आया है, इसके ऊपर हम क्या वाकई में मिली तौर पे इत्तेहाद में है क्या वाकई में हमारे दिलों को ठेस पहुंची है क्या? और अगर वाकई में हमारे दिलों को ठेस पहुंची है तो हर तरीके का एहतजाज होना चाहिए, जिसका सबसे बड़ा हिस्सा इम्तियाज़ जलील साहब का ज़रूरतमंदाना कदम है। सर, कल ही मैं व्हाट्सअप फेसबुक देख रहा था, क्योंकि हमारी आदत है व्हाट्सअप फेसबुक पे बहुत सी बातें समझने को मिलती है शहर में क्या चल रहा है। सवाल ये था कि जब गुस्ताखे रसूल का ये मामला है, इसमें कोई पॉलिटिकल बात नहीं है, तो हमारे पास जो मुफ्ती मोइज़ साहब है, आलिम दीन है, मुफ्ती इकराम है, जो शरीफाना मिजाज रखते हैं, भाई आपकी खैर आप आगे बढ़ जाओ, ऐसा भी ये मैं आपको कह चुका हूँ कि भाई आप आगे बढ़ते तो हम आपके पीछे आने को तैयार थे। और आज अगर आगे भी नहीं, आज जो आएंगे बिल्कुल शामिल हो जाइए। अब तो हमने पूरा ऐलान कर चुके हैं। अच्छा, यहाँ से वहाँ तक पूरा ऐलान कर चुके हैं। देखिए, दरअसल बात कैसी है कि अब यहाँ पर शख्सियत का झगड़ा करना बेकार बात है। अब किसी ने ये दावा नहीं करना कि मेरे पीछे तुम आ जाओ और तुम्हारे पीछे मैं आ जाऊँ। अब जिसने मैदान अमल के अंदर ज़रूरतमंदाना कदम उठाया,
जिसने दिलराना कदम उठाया और उस शख्सियत का नाम है महाराष्ट्र की जिसने इनकलाबी कदम उठाया है, वो वाहिद शख्सियत है इम्तियाज़ जलील। इतने दिन का वक्फा था, आना चाहिए था। पूरे महाराष्ट्र में कोई भी तंजीम आगे आ सकती थी, कोई नहीं आई। आए इम्तियाज़ जलील साहब, अब किसी बखाड़े में मत जाओ, अब किसी उलझने पैदा मत करो, कोई वसवसे में मत रहो। ये कोई पार्टी का बैनर नहीं, साथ में आ जाओ। सर कल एक फेसबुक पे एक फेक फ़ोटो वायरल हो रही है, वीडियो वायरल हो रहा है कि इम्तियाज़ साहब जो टी शर्ट जर्सी पहने हैं और उस पर पीठ पे जो है तो मतलब वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो लिखा हुआ है। लोग कह रहे हैं कि भाई मोहम्मद और ये जो अल्लाह का नाम है, रसूल का नाम है, ये पीठ पे नहीं होना चाहिए। ये देखिए, वो हमारे जहनों में, हमारे रूह में, हमारे दिलों में उतरा हुआ नाम है। नुक्स निकालने वाले लोगों का काम है सिर्फ नुक्स निकालते रहना। ये वो लोग हैं जो घर की चार दीवारों में बैठ के बुज़दिलाना बातें करेंगे, साथ में आएंगे नहीं। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि ये बुज़दिल लोग, ये कायर लोग सिर्फ चार दीवारों में बैठ के नुक्स निकालने वाले लोग हैं, और ये लोग कभी मैदान अमल में आएंगे नहीं। ये कौम और मिल्लत के हमदर्द हो नहीं सकते। इनका काम है सिर्फ नुक्ताचीनी करना, नुक्स निकालते रहना, और ये कहते हैं ना कि वो सिर्फ ज़ख़म को कुरतते रहने वाले लोग हैं। इनके हिस्से में यही चीज़ आई हुई है और ये ज़िंदगी भर ये करने वाले। आप कितना ही कुछ कर लो, उनके मुक़द्दर में अल्लाह ने ये चीज़ लिख दिया है कि तुम सिर्फ इल्ज़ाम लगाते रहो, बहतान लगाते रहो, नुक्स निकालते रहो। वो अपना काम करते रहेंगे और हम मैदान अमल में जुर्रतमंदाना कदम के साथ अपने काम करते हैं। सर मैं जब कल इम्तियाज़ साहब से बात कर रहा था, उन्होंने कहा था कि हमने राइटिंग में जो है तो तमाम जो जिम्मेदार पॉलिटिकल लोग उनको लेटर दिया है। तो आप प्रवक्ता है, आपके ताल्लुकात भी बड़े वसी है माशाल्लाह औरंगाबाद में सभी राष्ट्रवादी कांग्रेस से, सेना से, भाजपा के लोगों से। तो आपकी फ़ोन पे कोई बात हुई मतलब इस ताल्लुक से कि दावत दी कि चलिए? देखिए, हमने पूरा अहवान सोशल मीडिया के ऊपर, वर्तमान पत्रों के अंदर और हर तरह से इबादत गाहों के अंदर से ऐलानात भी हो चुके। अब आप आएंगे कि मैंने आपका प्यार दुलार करना और आपको बोलना चलो मेरे साथ, तो भैया ये मसला सबका है। मेरे प्यार दुलार का आपने इंतज़ार नहीं करना चाहिए। अगर वाकई में इस मसले को अगर हसास समझते, ये सियासी मसला ही नहीं है। अरे इसमें तो शाना बशाना सब ने आना चाहिए। बातें तो बहुत करते हैं, हम दुनिया निछावर कर देंगे, हमारी औलादें कुर्बान कर देंगे। कहाँ है टाइटा फिश? तो देखिए, जुर्रतमंदाना कदम इम्तियाज़ जलील साहब ने उठाया है। अब सबको कल सुबह निकलना है 7 बजे, अब कोई वक्त नहीं है, आना पड़ेगा। सर कुछ अफवाह ऐसी भी गर्दिश कर रही है क्योंकि मामला रामगिरी महाराज जुड़ा हुआ है और हिंदू तबके में भी एक तरह की नाराज़गी है। अब खाली वो अलग पहलू है, मैं ज़्यादा लेकिन ऐसा लग रहा है कि भाई कोई लंबा फासला है, कई ज़िलों से ताल्लुक़ से ये रैली गुजरेगी, तो कुछ हालात अल्लाह ना करे हालात ख़राब हो जाए, कुछ नागानी हादसा पेश आ जाए। इससे पहले भी रिजर्वेशन के ताल्लुक़ से इम्तियाज़ जलील साहब की क़यादत में एक जम गफ़ीर आंदोलन यहाँ से मुंबई तक के लिए गया जी। और हमारी ये रैली, हमारा ये प्रोटेस्ट, हमारा ये आंदोलन पूरा मन तरीके से रहेगा। देखिए क्यों निकाल रहे हैं हम ये रैली की नौबत क्यों आई? गुस्ताख़ रसूल जी और वो कोकन में बैठा हुआ बीजेपी का आमदार जी, ये लोग हतक आमेज़ रोज़ कलमात का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी नगर से लेकर तो भिवंडी तक वो नीतीश राणे के ऊपर कई मुकदमे दाखिल हो चुके हैं। जी और ये जो अपने आप को संत बोल के ये जो नकली को सामने पेश किया गया था, जी, ये जिसने कॉन्ट्रैक्ट लेके जो है तो सिर्फ जानबूझ के ये बात की गई, पूरे महाराष्ट्र के माहौल को ख़राब करने की कोशिश की गई। इसके खिलाफ 58 से 60 FIR होने के बाद जी, सवाल सीधा हमारा ये है कि गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे, गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे? और सबसे अहम बात यह है कि इक़्तिदार में बैठा हुआ वज़ीर आज़म पुश्तपनाही करता है, वज़ीर आला, जी, यहाँ के मुख्यमंत्री उसकी पुश्तपनाही करते हैं। जी, तो देखिए, इसका साफ मतलब है कि आप बेतुके बयानत दे के एक समाज की दिल आज़ारी करके आप वक्त के इक़्तिदार के बैठे हुए वज़ीर आला की बगल में जाके बैठ रहे। तो मैं हमारा भी महाराष्ट्र की 13 करोड़ लोगों से सवाल है कि इसको बोलने कौन लगाया? अभी तो इलेक्शन जितना नज़दीक आएगा, देखिए सब क्यों हो रहा है, क्यों तो असेंबली के इंतखाब सामने आ रहे हैं और पार्लियामेंट में बीजेपी और उसके अलायंस पार्टनर को वो कामयाबी नहीं मिली जिसकी वो उम्मीद लगा के बैठे थे। महाराष्ट्र की जनता ने इनको धुतकार दिया और आज जो सत्ता में बैठे हुए सीएम और जो गवर्नमेंट चल रही है, क्या लोगों की चुनी हुई है? क्या महाराष्ट्र के लोगों ने इनको कहाँ चुना? इनको तो विपक्ष का मैंडेट दिया था, इनको तो विपक्ष में बैठने का मैंडेट दिया था, इनको जनाधार मिला था। शॉर्टकट रास्तों से तुम अपनी पार्टी को तोड़ के तुमको सत्ता हासिल करना है, ठीक है, तुमने सत्ता हासिल कर ली। इसमें मुसलमान और इस्लाम कहाँ से आ गया? ये कि इनके बाप की जागीर है क्या? और अगर तुम्हारे पास में कोई कल्याणकारी योजनाएं नहीं है
13 करोड़ जनता के लिए मास्टर के तुम्हारे पास में कोई कल्याणकारी योजना नहीं है, अगर तुम्हारे पास में डेवलपमेंट के कोई प्लान नहीं है, अगर बेरोजगारों को रोजगार देने के प्रोग्राम नहीं है, महिलाओं को सुरक्षा देने का काम नहीं है, तो निकम्मे और नाकारा लोग ही ये हरकत करते। ये ऐसे बहिरूपियों को लाके बिठाए और उसके मुंह से एक कलमात देने लगाए, जिसको रूप और रेखा और पोशाक ऐसी पिनाए जैसा बहुत बड़ा संत, बहुत बड़ा संत। देखिए थोड़ा बहुत हमको भी समझता, जहाँ से हिंदू मज़हब की शुरुआत हुई है जी महावर्षि वेद न्यास, जी जहाँ से वेदिश मज़हब निकला, जी उनके पुराणों में आज तक उठा के पढ़ लो। जी कभी किसी इनकी मजहबी शख्सियतों ने मज़हब इस्लाम के बारे में और मुसलमानों के बारे में कभी एक लफ्ज़ गलत नहीं कहा। उसी के साथ साथ जितने संत गुजरे, कई संत गुजरे, संत तुकाराम गुजरे हैं, संत ज्ञानेश्वर गुजरे, संत तुलसीदाम गुजरे, संत रवि गुजरे, संत नानक गुजरे। कितने संतों के नाम लूँ मैं, संत रामपाल, महावेश, कितने संतों के नाम लूँ। इन्होंने जब भी अपनी शिविरें लगाई तो अपने धर्म की बात की, खुद के धर्म की बात की, किसी मज़हब के ऊपर नुक्ताचीनी नहीं की। और ये कौन से ये कथाकथित संत उठ के आ गए कि जिनको खुद के मज़हब का ज्ञान नहीं है। जहाँ से मज़हब शुरू हुआ, जैसा मैं बताया कि महावर्षि वेदन्यास के, कभी पुराणों के कभी इस चीज़ को पढ़ा क्या इसने? कालाक्षर भैंस बराबर कभी पढ़ा क्या? अगर पढ़ता तो ये हरकत कभी नहीं करता था। और ये हरकत कर रहा था, इसका साफ मतलब है कि वो संत नहीं है, पाखंडी है। और ये ऐसे वक्तव्य देने के बाद में मुख्यमंत्री की बगल में जाके बैठना और मुख्यमंत्री का ये बयान देना, देखिए सत्ता में तो रहेंगे और चल जाएंगे। आज सवाल ये खड़ा हुआ है कि इनके ऊपर मुकदमे दाखिल हो चुके हैं जी। महाराष्ट्र की पुलिस किस बात का इंतज़ार कर रही? और उसके बाद में वो छिछोरे पोट्टे, वो नारायण राणे की जी, वो 1.5 फुटिया वो बिल्लाश था, एक बिल्लाश का, वो मेंढक की सूरत का, रोज़ कुछ ना कुछ बयानबाजी कर रही। इतनी हिम्मत कहाँ से बढ़ गई इसकी? जिसको कानून का खौफ नहीं, जिसको संविधान का खौफ नहीं, तो इसका साफ मतलब पुष्पनाही किसकी है? इसको किसी न किसी के तो है ना। और इनको सिक्योरिटी पे सिक्योरिटी दी जा रही, यानी कि भोको, जो दिल में आया भोको। इस चीज़ को अगर रोकना है तो इम्तियाज़ जलील साहब के जैसे आंदोलन सड़कों पे करना पड़ेगा। और अगर आपके हाथ में सत्ता नहीं है जी, तो सड़कों के ऊपर आप ही को कोहराम मचाना पड़ेगा, आप ही को डेमोक्रेट तरीके से सड़कों को आबाद करना पड़ेगा इनकलाबी नुक्ते नज़र से, तभी जाके हमको समझ और सियासी इंसाफ मिलेगा। और उसकी पहल अगर किसी ने की है, वो मर्द मुजाहिद एक ही इम्तियाज़ जलील। देखिए मैं वही बात आपको बता रहा था कि इतने मुकदमे दाखिल होने के बाद में महाराष्ट्र की पुलिस गिरफ्तार नहीं करी जी, मैं बड़े अदब के साथ जी, महाराष्ट्र के पुलिस महासंचालक से एक सवाल करना चाहता हूँ जी, कि आप लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन क्यों नहीं कर पा रहे। उसी के साथ साथ में महाराष्ट्र के मुख्य सचिव, जी, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप किस चीज़ की तनख्वाह ले रहे हैं? अगर आप रूल ऑफ लॉ को अगर महाराष्ट्र स्टेट में अगर लागू नहीं कर सकते तो प्रधान सचिव क्या कर रहे हैं? और महामहिम राज्यपाल साहब कौन सी नींद सो रहे? छोड़ो सत्ता में बैठे हुए लोग, इनको तो लोगों ने चुना ही नहीं, ये तो जानबूझ के कर रहे हैं, सारी जनता को समझ में आ गया। लेकिन जिन लोगों के मैं काम कर रहा, अगर सत्ता में बैठे हुए लोग अगर पूरे दंगलग्रस्त बनाना चाह रहे हैं महाराष्ट्र को, तो इंतजाम में बैठे हुए लोग कौन सी नींद सो रहे? ये क्या शोभे की वस्तु है? खाली तनख्वाही लेंगे, खाली नाम बड़े और दर्शन खोटे? मैं तो कहूँगा महामहिम राज्यपाल की जिम्मेदारी थी कि जिस तरीके से बीजेपी के अलायंस पार्टनर ख़ासतौर से मुस्लिम समाज और मज़हब इस्लाम के ख़िलाफ़ में बात कर रहे हैं, इन्होंने सबसे पहल करके इनका स्टेटमेंट आ जाना चाहिए था कि अगर ये बेतुकी बयानबाजी नहीं रुकेंगी, अगर महाराष्ट्र दंगलग्रस्त की तरफ जाता है तो मैं पूरे महाराष्ट्र के अंदर राष्ट्रपति राज लागवट कर दूंगा। सुने आपने कभी ये बात? कहीं नहीं सुने। तो इसका साफ मतलब ये कि ये सब लोग मिलके मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको मदद कर रहे हैं बीजेपी को। और ये सह रहे कि हिंदू मुसलमान हो जाए, ये हिंदू मुसलमान हो जाए और फिर हिंदू इनकी झोली में आ जाए। लेकिन महाराष्ट्र का 13 करोड़ हिंदू, महाराष्ट्र का समाज, ये 13 करोड़ जितनी जनता है, इनके पूरे इरादों को भाप लिया। कोई बीजेपी का इनके अलायंस पार्टनर के झांसे में आने वाले नहीं है। और ये जितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, 2 महीने के बाद आप और मैं बैठेंगे, इनकी दास्तान भी नहीं रहेगी सियासत में। सर ये जैसा अब ये एक मोर्चा निकलने जा रहा है, तो सर हमारे पास हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हम एक बहुत वहाँ पर तो याचिका लगा सकते थे। देखो, जिनको याचिका लगाना है वो उनका काम करेंगे, जिनको धरने आंदोलन करना है वो उनका काम करेंगे। हमको सड़कों को आबाद करके इनकलाब की आवाज़ पैदा करना है, लोगों को जागरूक करना है, लोगों को बेदार करना है कि हक़ और इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए आपको डेमोक्रेटिक तरीके से सड़क पर उतरना ही पड़ेगा। ये काम हमारे हिस्से में आए, ये काम हमको कर रहे थे। सर एक बात ये भी है, कड़वा सच है कि ठीक है आपके मोर्चे से जो तो यकीनी तौर से बेदारी आएगी, इस पर कोई शक नहीं। ठीक है, आपको नहीं लगता सर कि कहने के इसमें हिंदू मुस्लिम हो जाएगा, मतलब कई दूरियां बढ़ जाएंगी? अगर हुकूमत को ये कह रहे कि भाई आप संविधान लागू करो,
अगर हम हुकूमत को कह रहे हैं कि मुजरिमों के पास मुकदमे दाखिल है, हथकड़ी डाल के कोर्ट के सामने लाओ, अगर हम कह रहे हैं कि इनको सजाएं कोर्ट देंगे, हम कौन सी गलत बात कर रहे हैं? क्यों कोई हमारे खिलाफ में जाएगा? क्या संविधान को नहीं मानते? क्या संविधान लागू नहीं होना चाहिए? स्टेट काय पे चलेगा? रूल ऑफ लॉ पे चलेगा कि बेतु की बयानबाजियों पे चलेगा? कहिए ना आप मेरे को। सत्ता में बैठने वाले लोगों की जागीर नहीं है महाराष्ट्र के 13 करोड़ लोग, और सत्ता में बैठे हुए लोग पूरे महाराष्ट्र को दंगल ग्रस्त कराने की साजिश और षड्यंत्र रच रहे। सर खाजा साहब के और अब्दुल सत्तार साठ के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, उनकी साहब की दोस्ती सबको पता है। और सत्तार सेठ अभी तो हाल ही में उनके मकान पे आगे गए, शायद एक आधे महीने पहले की बात है। सर ये सर मामला चला तो मैं आपसे क्योंकि प्रवक्ता है, आपको काफ़ी इसकी जो जानकारी रहती है कि सत्तार सेठ के काफ़ी बात साहब, आप भी मुसलमान नेता है, पालक मंत्री औरंगाबाद के, कुछ करो, कुछ हुई बात सर? इंटरनल कुछ बात हुई? देखिए ये मसला कुछ मामूली मसला नहीं है, ये पूरे नेशनल मीडिया के ऊपर आया हुआ है जी, पूरे स्टेट के मीडिया पे आया हुआ है जी। जितने भी इसके अंदर हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान बसते, सबके सामने मसला है। ये सबकी जिम्मेदारी है, सियासी मसला ही नहीं है। सियासी मसला सत्ता में बैठे हुए लोग उठा रहे हैं। ये पालक मंत्री साहब औरंगाबाद, मैं क्या कह रहा हूँ, ये सियासत जो जिसने बात किया, जिसने बेतुके कलमात इस्तेमाल किया, वो किन के बगल में बैठा जाके, किसकी पुष्ट पनाई है? क्यों किससे हम सवाल करें? हम अपने हिस्से का काम करेंगे। अगर आपके दिल में दर्द है, आपको लगता है कि गलत हो, तो आपने बोलना चाहिए। किसने आपका मुंह रोका? बिल्कुल बोलिए, डट के बोलिए। अरे आज कुर्सी है, कल नहीं रहेंगे, लेकिन अगर हम जिंदा है तो जिंदा दिखना चाहिए। सर एक सवाल, अब जब क्योंकि ये आपका कल मोर्चे के ताल्लुक से तमाम बातचीत का आता रहा, अब थोड़ी सियासी गुफ्तगू कर ले जा रहा हूँ। सर बम्बई में घटना हुई थी, वहाँ पर के जो प्रदेश अध्यक्ष, वहाँ के अध्यक्ष थे, उनको कहा गया था कि अगर आपको टिकट चाहिए तो आप बम्बई की सदारत छोड़ सकते हैं। तो बहुत विवाद चला, बाकर वो जो भी हुआ। अब इम्तियाज़ जलील साहब को टिकट मिल गया, अब सोशल मीडिया पर चल रहा है कि आपको भी टिकट मिल गया, पार्टी का रूल आप भी लागू होता है, आपने भी जो है तो सदारत से इस्तीफा देना चाहिए। देखिए हम जो है ना, असद अवीसी साहब हमारे कायदे मोहतरम की बात के पाबंद हैं। ये किसने डिक्लेयर किया उनका नाम? असद साहब। बस हम हमारे कायद की ज़बान के पाबंद हैं, जो उन्होंने कह दिया हम सब लगभग बल्कि उनके ऊपर काम करते हैं। और देखिए विपक्ष में बैठे हुए लोगों को हमारी ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। मुखालिफ सिंध में बैठने वाले, मैं तो कह रहा हूँ आपको कि ये जो अभी कल जब अपना काफिला निकलेगा जी, तो उसमें दिखाई नहीं देंगे। और उसके बाद इतनी गाड़े क्यों गई, इतनी गाड़े आना था, ऐसा क्यों करे? ये जो औरतों की तरह छातियाँ पीटने वाले लोग हैं ना, उनके हिस्से में कोसना काटना है, उनको करने दो। ये इनकी ज़िंदगी भर इसी में जाने वाली है, कोई पूछता नहीं जी इनको। नकली आइडियो से बातें करते पूरी। आप जो फेसबुक की इसकी बात कर रहे हैं, पूरे नकली आइडियो पे बात करते जी। मर्दानगी का काम अगर कोई कर रहा है तो इम्तियाज़ जलील साहब कर रहे हैं, बरोबर आओ साथ में। अब यह सियासी मसला नहीं है, छुप छुप के मत बैठो औरतों की तरह, निकलो सामने, आओ मैदान में आओ। और आप बात उसने करना जो मैदान में आएगा, बात उसने करना जो एजिटेशन में आएगा, बात उसने करना जो आंदोलन में साथ रहेगा। उनका हक बनता है, इख्तियार है, आप साथ में रहेंगे, आपका पूरा हक है सवाल करने का। लेकिन आप चूड़ियाँ पहन के घर में बैठ जाएंगे, अपने परिवार को संभालते बैठेंगे और नकली आईडी से कुछ भी डालते रहेंगे, तो हम क्या बेवकूफ़ है कि उनके पर तबसरे करते बैठते? उनके मुकद्दर में ही आया हुआ चुपना, गुमनामी की ज़िंदगी जीने दो उनको। सर अक्सर काफ़ी मौक़े पे देखा गया है कि जब खादा साहब कुछ प्रोग्राम होते हैं तो जैसा काफ़ी मौक़े पे डॉक्टर गफ़र खादी साहब जैसा मौजूद नहीं रहते। खैर मैं कुछ उसमें बदगुमानी वाली बात नहीं है, लेकिन ये इसी शहर में ये भी बात गर्दिश करती है। कल बड़ा काफ़िला रवाना होगा और डॉक्टर गफ़र खादी कार्य अध्यक्ष है, तो यहाँ पर जैसा बड़ा इत्तेहाद दिखना और आपको मालूम है इख्तलाफात कई बार मंजर यहाँ पे आ चुके, ये अफवाहें चली, तो कल इनका इत्तेहाद दिखेगा। डॉक्टर गफ़र खादी साहब और इम्तियाज़ जलील साहब एक जीप पे सवार होकर जाएंगे कि मेरा सवाल नहीं साहब, कल फेसबुक पे चला है बात। आप फेसबुक, मैं पढ़ रहा फेसबुक वाले की आप बात मत करो, सवाल तो जी अरे वो सब नकली लोग हैं जी। अब असली बात सुनिए, आप बोलिए। किसने आपको बोल दिया कि गफ़ार खादरी साहब इस एजिटेशन के अंदर नहीं है? मैं ये नहीं सुनिए ना, अब फेसबुक देख रहे हो तो पूरे देखिए ना, रोज वहाँ पर सवाल आ रहेंगे, रोज मीटिंगों में आ रहे हैं। अच्छा। रोज मीटिंग के अंदर वो अपने मशवरे दे रहे हैं, रोज मीटिंग के अंदर वो शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। अब अगर ये किसको दिखाई नहीं दे रहा तो मैं उनकी आँख में जाकर ड्रॉप तो डालने वाले नहीं, क्या और इसे चश्मा पहनाने वाले नहीं, क्या और देखो बोल के। लेकिन आप आँख के अंदर अंधे बने हुए हैं, आप अंधकार की दुनिया में जीना चाहते हो तो जियो। लेकिन आप इम्तियाज़ साहब की, गफ़्फ़ार साहब की इतनी फिक्र क्यों कर रहे? भैया कल तू मर्द बन के मैदान में आ और साथ में चल, पहले सवाल ये। लेकिन हमारी पार्टी के अंदर कोई फूट नहीं है, वो भी हमारे कायदे मोहतरम है और बिल्कुल शाना बशाना वहाँ पर आ रहे हैं, अपने मशवरे बिल्कुल वहाँ पर मुफीद मशवरे दे रहे हैं और उसके ऊपर भी लाएमल पे काम हो रहा। और इंशाल्लाह कल जैसा आप सवाल कर रहे हैं, आप सबको साथ साथ देखेंगे। सर एक सवाल ये भी है कि जैसा अपने इम्तियाज़ साहब का टिकट डिक्लेयर हुआ तो ऐसा क्लियर क्यों नहीं हुआ कि वे मध्य से लड़ेंगे, पूर्व से लड़ेंगे, ताकि काम करने में आसानी हो, तस्वीर साफ हो जाए। जैसा आप बोल रहे ना मतभेद नहीं है, तो बोलते ना मध्य से या पूर्व से,
देखिए मैं सबसे नहीं बोला साहब की ये नकली लोग, नहीं, हाँ नकली लोग जलन हसद रखने वाले लोग, ये बोल रहे हो, जो भी है, जलन और जो भी हसद है, रखने वाले लोग। जो भी है। देखिए ये जलन हसद रखने वाले लोगों की इन्होंने इनके जब जब इलेक्शन लड़े इनकी हैसियत और औकात लोगों ने बताया, जी और अगर किसी ने उन ऐसे जलन हसद वालों को मदद किया तो उनकी भी हैसियत और औकात दिखाई दी। और ये ऐसे लोग निकम्मे नाकारा लोग इम्तियाज़ जलील साहब को सिर्फ औरंगाबाद के नेता समझ रहे। हमारे इम्तियाज़ जलील साहब पूरे महाराष्ट्र के लीडर हैं जी और तय करेंगे कि कहाँ उनकी ज़रूरत है, और जहाँ उनकी ज़रूरत है वहाँ से उनको लड़ाया जाएगा। बम्बई से टाइम पड़ा था, हम क्या बोले कि जहाँ से असद हफीज़ी साहब को ज़रूरत लगेगा वहाँ से लड़ेंगे। ऐलान किसने करा? असद साहब ने कहा। हमारे कायदे मोहतरम ने करे, और जब हमारे कायदे मोहतरम ने कह दिया लब्बैक, उन्होंने जिस पे हाथ रख दिया हम सब उनके साथ। सर कल आपने देखा अखबार में भी आया वंचित बहुजन अघाड़ी की तरफ से एक यादी डिक्लेयर हुई और पूर्व से जो है तो मेरे ख्याल से कुछ दान के ऐसा कुछ तो नाम दहन में नहीं आ रहा। तो साहब ये आपको लगता नहीं कि जब वंचित बहुजन अघाड़ी मैदान में आएंगी तो कहीं ना कहीं एमआईएम को खतरा रहेगा, क्योंकि वंचित आपके साथ में थे साहब पहले। देखिए भाई ये बात ने 25 बार बात कर लिया, मैंने 50 बार इसका जवाब दे चुका हूँ। नहीं, अब ये ताज़ी नहीं सुनिए बात है। भैया, हमारी पार्टी खुद बहुत मुस्तहकम है, हमारी पार्टी बहुत ताकतवर है, इसीलिए हमारे से इंडिया अलायंस के लोग भी बातचीत कर रहे हैं। अब मैं सुनिए, आप मेरी बात साथ में थे, उन्होंने उनका काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। अब वंचित वालों को बेचारे उनके प्रवक्ताओं से पूछो ना, वो क्या तीर मारने वाले तो उनके जवाब आप हमसे तलब कर रहे हैं। अब नहीं बोलिए ना, आपको नहीं लगता कि इसके वोट बैंक मुंतशिर होगा, फिर फिरका पर फायदा? कहाँ रहा उनका वोट बैंक, कहाँ है साहब? वंचित भी अपने आप में ताकत है साहब, कहाँ है बताइए ना। अब ये मैदान में उतरे, उनकी दलित समाज है, मुस्लिम समाज भी कहने के साथ में है। कुछ साथ बात में नहीं है। अभी इलेक्शन होगा सब देखिए, 1800 भी वोट नहीं है मुसलमानों की पार्लियामेंट के इलेक्शन में। अब वो तो कह रहे हैं हुजूर शान का बिल हमने पेश करे थे पार्लियामेंट नहीं आपने करे बिल्कुल, क्यों तो रहमतुल्लाह आलमीन है, जितने उनको मानते हैं ये तो काम कोई भी कर सकता, हम उस चीज़ को सियासत में नहीं गिन सकते। लेकिन दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि 2019 के इलेक्शन के अंदर जी पूरे महाराष्ट्र से हमारी उनसे युति टूट गई थी, लेकिन बावजूद उन्होंने पूर्व मतदार संघ के अंदर हमको तायद और हिमायत किए थे। लेकिन तायद और हिमायत का लेटर साहब नहीं दिए थे, लेकिन समाज ने हमारा साथ थोड़ी दिया यहाँ पर, नहीं तो गफ्फार कादरी साहब तो इलेक्शन जीत जाते थे। तो देखिए ताकत नहीं रही। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँ कि 2019 के इलेक्शन में जी वंचित बहुजन अघाड़ी का वोट शेयर कितना था? आप जब उनका सवाल करें तो आपको मालूम होना चाहिए, जी सवाल कीजिए कभी वो लोगों से जाके कितना था। और अभी 2024 के इलेक्शन के पार्लियामेंट के इलेक्शन में उनका वोट कितना घट के कितना रह गया, जी और हमारा वोट शेयर कितना बढ़ा और कितना था कितना चले गया। तो देखिए सियासत के अंदर वोटों को गिना जाएगा, ठीक है। किसी आज किसी मुद्दे के ऊपर, आज किसी इश्यूज़ के ऊपर तुम्हारे मेरे ख्यालात नहीं मिलते, कोई बात नहीं, लेकिन हो सकता कल तुम्हारे मेरे किसी इशू के ऊपर ख्यालात मिल भी सकते हैं। सर एक सवाल है सर, वो महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार मैदान में रहेगा, वंचित का रहेगा, कुछ अपक्ष रहेंगे, कुछ ये रहेंगे, कुछ सब रहेंगे, सारी बात है। फिर यहाँ पर औरंगाबाद संभाजी नगर का मुद्दा भी है, आप डंके की चोट पे औरंगाबाद बोल रहे हैं। जब औरंगाबाद बोलेंगे जाहिर सी बात है हिंदू समाज आपको कहाँ से वोट दे रहा है? फिर ये कड़ू सवाल है साहब। ये तो देखिए आपका सवाल बिल्कुल आपकी जगह जायज़ है, आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है। हम जब इलेक्शन में जाएंगे तो ज़ात पात और भेदभाव के इलाके की दुनिया के एरिया के ऊपर नहीं जाएंगे, हम जाएंगे डेवलपमेंट के ऊपर, अच्छा हम जाएंगे तरक्की के ऊपर, हम जाएंगे विकास के मुद्दे लेकर। क्यों तो 5 साल में इम्तियाज़ जलील साहब ने पार्लियामेंट के अंदर क्या काम किया है, कॉरपोरेटर्स ने मैदान में क्या काम किया है, मास्टर के हमसे क्या काम, हम इसी पे वोट मांगेंगे। जिनको हिंदू मुसलमान करके मांगना है वो मांगते रहे, जिनको संभाजी नगर औरंगाबाद करना है वो करते रहे, हम बात डेवलपमेंट की करेंगे। और जितने समाज डेवलपमेंट प्रेमी हैं जी, जितने समाज तरक्की पसंद है वो बिल्कुल हमारे साथ में आएंगे। आए तो वेलकम है, नहीं आए तो कोई नाराज़गी नहीं। सर एक सवाल मेरे जहन में आ गया कि वो जो अच्छा जहन में आ गया साहब, इम्तियाज़ साहब ने जैसा आदर्श के लिए जितने बार धरने दिए, मोर्चे दिए, बड़ा आक्रामक पूरे मराठवाड़े महाराष्ट्र देखा साहब। वफ़ के ऊपर भी साहब अगर आक्रामक हो जाते, अलग अलग शहरों में घूम जाते, कभी जालौर घूम जाते, कभी परभनी घूम जाते, कभी नांदेड़ घूम जाते, तो घूम के आते हैं साहब, रिजल्ट कुछ आवे मत हो। वफ़ के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर सारी आवाज़ें इम्तियाज़ जलील साहब ने उठाए, ज़मीन के ऊपर उतर के काम किया। वक्फ बोर्ड की ज़मीन के ऊपर क्रांति चौक की 3 एकड़ ज़मीन पे गाज़िबाना कब्ज़ा कर रहे थे लैंड माफिया लोग, उनके पोजीशन को किसी ने उखाड़ के फेंका तो इम्तियाज़ जलील साहब ने उखाड़ के फेंका। कंचनवाड़ी में आप जाओ, कंचनवाड़ी में जो तो लोग वहाँ कब्जे कर रहे थे उनको उखाड़ के फेंकने का कहा। कई FIR कराए इम्तियाज़ जलील साहब ने। मांडकी के अंदर जाओ, सिंधन बिंदन में जाओ, मालूमात आपको नहीं है तो ले लो। लेकिन ये वक्फ अमेंडमेंट बिल जो लाने की कोशिश की जा रही है, ये सिर्फ मुसलमानों की ज़मीनों को हथियाने का एक षड्यंत्र है। और इम्तियाज़ जलील साहब को जब इसका मेंबर बनाया गया था, बहुत बेहतरीन अंदाज में उसका काम किया। और जब हम पर केसेस हुए ना जी, हमारी ज़मानत को तक कोई नहीं आए, बातें करने वाले होता थे। वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन सबको फोकट में होना, लड़ना हमने, जेल में जाना हमने और ज़मीन देना उनको। तो
MIM पार्टी जो वक्फ की ज़मीन के लिए लड़ती है, इम्तियाज़ जलील साहब ने जो लड़ा है वो यतीम और यसीरों को इंसाफ दिलाने के लड़ा है। ये जो लैंड माफिया लोग हैं और ये जो ज़मीन के मुतलाशी है, जो जिनको पास फुकट का आने दो बोलने वाले लोग हैं, उनके लिए थोड़ी लड़ाई लड़ते हम। ये यतीम और यसीरों को उनको हक़ मिलना, उसके लिए लड़ाई लड़ते। साहब, इम्तियाज़ साहब के ऊपर आखिर सवाल है मेरा। इम्तियाज़ साहब के ऊपर एक सवाल ये भी हमेशा लगता रहा है, आपको पता होगा कि इम्तियाज़ साहब जब खासदार थे, MP थे, तो उन्होंने औरंगाबाद नाम के उस बाज़ाब्ता तहरीर तौर पर कोई लेटर, ख़त खिताबत जिसका अक्स अखबार में छपा हो या पार्लियामेंट में खड़े के बात की हो या वहाँ पर जो तो प्रेस से बात की हो, ऐसा कोई ठोस बात, क्योंकि अक्सर ये बात गर्दिश करती रहती है। देखिए, मैं इसके ऊपर आपको 10 बार जवाब दिया। इसके ऊपर सवाल हमसे उसी जवाब मर्द ने करना जो हमारे 20 दिन के आंदोलन में आके बैठा था। उसी शख्स ने हमसे ये सवाल करना जब हम पे केसेस है 57 लोगों के ऊपर, उसका वो मुजरिम है क्या, या वो हमारे जुलूस में, वो हमारे मजमे में, वो हमारे प्रोटेस्ट में था क्या। मर्दानगी का मुजाहरा करेंगे नहीं, बुज़दिलों की तरह छुप के बैठेंगे और सवाल हमसे करेंगे, ये इनसे ऐसा पूछो लिखा था क्या, उनसे ऐसा पूछो छपा था क्या। तो फिर दिल्ली में कौन गए थे केस डालने के लिए? पूछिए ना, जो सवाल आपसे करते लोग चुप चुप के कोने में, जो मैदान में आना नहीं चाहते, जो सूरमा अपना सूरत शक्ल नहीं बताना चाहते, बुज़दिलों की तरह रहना चाहते, उनसे पूछिए कि कपिल सिब्बल से आगे किसने मिया। जब यह मशावरती मीटिंग के अंदर जब तय हो रहा जी, जब इत्तेफाक़ी राय से सिद्दीक़ मोतीवाला साहब के घर में बैठ के तय हो रहा कि हमको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले कोर्टों की तरफ जाना है जी, तो बताइए फिर हमने इत्तेहाद का दामन तोड़ के हमारा काम करना क्या? बात समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ जी जी। शहर के जिम्मेदार लोगों ने बैठ के तय किया था कि पिटिशनर इम्तियाज़ जलील साहब बनेंगे, तो इम्तियाज़ जलील साहब ने वहाँ क्या बोला था कि मेरे को पिटिशनर मत बनाओ, मैं अपनी लड़ाई अलग से लड़ूंगा, ऐसा बोलना था क्या? नहीं, वो तो सब मशवरा रहता। तो मशवरे के अंदर यह तय हुआ था कि इम्तियाज़ जलील साहब को पिटिशनर बना के लड़ा जाए। फिर बाद में मशवरा ये सामने आया कि मुश्ताक साहब को पिटिशनर बना जाए, क्यों तो उनको पिछला पास्ट टेंस का तजुर्बा है। तो इम्तियाज़ जलील साहब ने अपने आप को पीछे किया और मुश्ताक साहब को आगे किया, और इसके अंदर फंड, माले ज़र और पैसा भी दिए सब लोगों ने पैसा। मैं आवाज़ तो ऐसी गुप्ती के बाद उन्होंने बेलौस लड़ा। अरे किसने बेलौस लड़े? मुश्ताक साहब बोलते हैं उनका काम है क्लियर करना, खुला बोलना। MIM ने कितने पैसे दिए, नासिर सिद्दीकी साहब ने कितने पैसे दिए, MIM पार्टी ने पैसे दिए, नामा लेके बोलूँगा अगर वो नहीं बोलेंगे तो जब हम बैठक में बैठे तो यूँ ही नहीं बैठे। तो सब मार्केट में बात को लाई क्यों नहीं आपने दी? 5 लाख दिए, 10 लाख दिए। देखिए, मेरी बात सुनिए कि हमको ये तस्करे करने की और नुमाइश करने की आदत है ही नहीं, लेकिन हम बात कर रहे तो जिम्मेदारी की बात कर रहे। जब इज्तिमाई तौर पर जिम्मेदार बैठ के ये फैसला करे कि अंसारी साहब आपको पिटिशनर बनना है, तो आप इत्तेहाद से बाहर टूट के कुछ अलग से काम कर सकते क्या? नहीं कर सकता, सबको से चलना पड़ेगा। यही वजह है जो इम्तियाज़ साहब ने पूरी मदद की है। इम्तियाज़ साहब ने सबको साथ में लेकर कीर्ति समिति बनाए थे, बिल्कुल इज्तिमाई तौर पे बनाए थे। बिल्कुल। वहाँ तो सबने बड़ी बड़ी बातें करे, बिल्कुल यूँ करेंगे, अपन त्यों करेंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। पहले दिन आके पर लोग खाली 10 मिनट की सूरत दिखा के फ़ोटो खींचाए। 22 दिन तक हम लोग बैठे रहे, 20 के ऊपर दिन चलते रहे। जैसे पुलिस का कैमरा आया सब गायब हो गए, सब भाग गए निकल के, और फिर सवाल करने वही लोग बैठ गए। तो अगर कोई कहता है कि बेलौस किसी ने अगर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा तो गलत बात। इम्तियाज़ जलील साहब ने कपिल सिब्बल साहब से मिलाए, कपिल सिब्बल से मिला के उन्होंने डिस्काउंट भी कराए, और डिस्काउंट कराने के बाद में माली मदद भी कराए, माली मदद भी दिए। MIM पार्टी की तरफ से पूरी मदद पहुंची। माली मदद पहुंची मतलब एक लफ्ज़ गलत नहीं बोल रहा, एक लफ्ज़ गलत कोई अगर बनता अगर शहर में उठ के बोलती बताइए आरिफ साहब कहाँ कैसे दी, बता सकेंगे? मुश्ताक साहब बताएंगे। वो बताएंगे? क्यों नहीं बताएंगे? सच्चाई तो बोलना पड़ेगा, सच्चाई तो बोलना पड़ेगा। अब ये बेतुके सवाल करने वाले लोग किसी को 1 रुपया लगाएंगे नहीं, कोई एजिटेशन में आएंगे नहीं, जेब से 10 रुपये तो देंगे नहीं, लेकिन सवाल करने ज़रूर बैठ जाएंगे। इनकी जागीर है क्या ये बुज़दिलों को सवाल के जवाब देते बैठना? आज अक्सर आपने सवाल किए, मैंने तमाम जवाब आपके सामने रख दिया कि क्या वजह थी। जब इज्तिमाई तौर पर एक फ़ैसला हुआ जी, तो इज्तिमाई तौर के इत्तेहाद के फ़ैसले को तोड़ के तुम उसका दामन तोड़ के तुम और मैं कैसे जा सकते? जी, दीजिए जवाब इसका कोई। और जब कीर्ति समिति बनाएगी तो वहाँ यह तय हुआ था कि आंदोलन चलाया जाएगा जी, हम एक धरना लगाएंगे, जो सकले रहेंगे, जो बेमुद्दत चलेगा। भाग गए सब निकल के। जब मोर्चा पुकारे इम्तियाज़ साहब ने, भाग गए सब निकल के, केसेस हम पे हुए। तो औरंगाबाद और नामांतर के लिए लड़ाई लड़ने वाले हम, उसके गाजी हम, और इंशाल्लाह ये मुसलसल लड़ाई जारी रहेंगी। जिसको जो बोलना है बोले। मैं मेरे तारीख़ी शहर औरंगाबाद का नाम बड़े फ़ख्र से लेता रहूँगा। जैसा तुमने 20 साल 25 साल 30 साल तक ये राजनीति चलाए, गैर ज़रूरी तरीके से संभाजीनगर बोल के चलाए, और आज शॉर्टकट रस्तों से तुम्हारे हाथ में सत्ता आ गई। अरे भाई, औरंगाबाद और नामांतर का सवाल ये कर रहे हैं अपने से, इसके मुजरिम तो कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना है जी, क्या नहीं है?
और जो लोग आज शिवसेना बीजेपी में बैठने वाले लोग, इनकी हैसियत और औकात है क्या सवाल करने की? इम्तियाज साहब ने क्यों नहीं उठाए थे? अरे तुम्हारी कैबिनेट के अंदर क्यों पास करे थे? जी इसका जवाब नहीं देंगे। जी गिरेबान तुम्हारे फटे हुए, गिरेबान तुम्हारे तार तार, हम पे क्यों इल्जाम लगा रहे? तुम में हिम्मत नहीं है तुम्हारे नेताओं से पूछने की, तुम में ताकत नहीं उनसे जरूरत से पूछने की। वो जरूरत और ताकत किसी में, तो हम में जो हम बोले आपको। सर, कल के जुलूस लेकर दो सवाल कि कल का जो जुलूस निकल रहा है, जाहिर सी बात है बहुत बड़ा खर्च हो रहा है, तो इसके अंदर ही पार्टी अपने दम पे कर रही है कि खैर खा लोग अपनी तरफ से लगा रहे हैं? देखिए, ये इशू मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये कोई सियासी इशू नहीं है, एमआईएम का इशू नहीं है। लोग शाना बशाना खुद अपने बलबूते पे आ रहे हैं, जान माल लगा रहे हैं। हर चीज़ लगा के लोग आ रहे हैं। क्यों? तो ये इशू वैसा है, जी ये ना तेरा है ना मेरा है, जी ये तो सर्वर है कौनैन का है। जी तो जिसके पास में ये तड़प है, जिसके पास में ये जज्बा है, वो चले आ रहे हैं। और तुमने हमने सोचे भी नहीं होंगे कि उससे साथ भी लोग आएंगे। जी। और देखो काफिला जब बढ़ेगा तो रास्तों से कैसा बढ़ता चला जाएगा। और ये आखिरी सवाल कि यहाँ से काफिला रवाना होगा, क्योंकि जो लोग आएंगे, मैं उनके इत्मीनान के लिए बोला, पुलिस के इंतजाम कैसे रहेंगे? क्योंकि कुछ दिल में खदशा भी रहता है कि भाई बहुत बड़ा लंबा सफ़र है, बीच में अल्लाह ने चाहे कुछ हुआ तो पुलिस के इंतजाम साहब ने, मतलब इम्तियाज साहब ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट से कि भाई हमको कहाँ का सिक्योरिटी दो, कैसे दो, इस पर बात हुई? देखिए, महाराष्ट्र की पुलिस का काम है कि सदर ने खल निग्रहण है, ये महाराष्ट्र की पुलिस का स्लोगन है जी कि हम मजलूमों के तरफदार रहेंगे और जालिमों के ख़िलाफ़ रहेंगे। जी मजलूम हम हैं, जी हमारे साथ में आप अत्याचार कर रहे हैं, हमारे साथ में आप जुल्म सितम कर रहे हैं, इंसाफ की गुहार लगाने के लिए जा रहे हैं। पुलिस ने किसके साथ रहना? तो फिर भी इल्जाम कैसे रहेंगे? सदर ने खल निग्रहण है, हमारे साथ होना चाहिए। अफसोस कहना पड़ रहा कि वो पाखंडी संत के साथ पुलिस खड़ी हुई है और वो बिल्लाश्ते के साथ में पुलिस खड़ी हुई ना रहे, नीतीश राणे की। तो ये पुलिस हमको रोकेंगी? ये जो मुजरिमों के एफआईआर होने के बाद जिनको पकड़ के नहीं ला रहे, ये आएंगे क्या? किस मुंह से बात करेंगे हमसे? और अगर तुम में इतना दम खाम है और वाकई में तुम, अगर इसमें कोई शक नहीं कि कानून की ताकत सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन जहाँ दिखाना वहाँ नहीं दिखा रहे जी। और हम तो बिल्कुल जमहूरी तरीके से बिल्कुल कानून के दायरे रहते में कर रहे, तो फिर क्या खाली हमको गैर ज़रूरी तरीके से खाली पावर क्या नाजायज़ इस्तेमाल करेंगे क्या हमारे ऊपर? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला इंशाअल्लाह। देखिए, इस तरह से आरिफ हुसैन साहब से हमारी बात हुई, काफ़ी शहर में बातचीत चल रही थी, सोशल मीडिया पे बहुत कुछ चल रहा था, काफ़ी लोगों ने कहा था कि भाई कुछ बात पूछ ली जाए। अब मैंने पूछा हूँ, जनता के काफ़ी लोगों ने सवाल रखे थे कि आप ये सवाल हमारा कर देना, ये सवाल हमारा कर देना। मेरा अपना कोई सवाल नहीं। काफ़ी लोग कहते हैं चचा मन से लगा देते हैं, जनता के बीच में छुप जाते हैं। भाई ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे पास औरंगाबाद की राजनीति बहुत अजीब गरीब है। रहते औरंगाबाद में और बात अमेरिका की राजनीति होती है। हमारा शहर तो ऐसा है। बहरहाल तमाम गुफ्तगू का अहाता किया गया, सियासी किया गया, और कल का मोर्चे के इंतजाम क्या रहेंगे, क्या बातें वो किया गया। संभाजी नगर औरंगाबाद की लड़ाई में इमाम का कितना रूल रहा, कितना उन्होंने मदद की, नहीं की, सारी बातें आपके सामने, यानी कि जनता की अदालत सामने। बहरहाल आने वाले वक्त में अब और सियासी हालात क्या करवट लेंगे, ये देखने वाली बात रहेगी, बड़ी दिलचस्प बात रहेगी। देखते रहिए आप एसडीएम न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।